नमस्ते। चलिए आज उस कहानी को डिकोड करते हैं जिसे हम आज भारत का दिल कहते हैं। आप जानते हैं, आधुनिक मध्य प्रदेश कोई ऐसा राज्य नहीं है जो हमेशा से इसी शक्ल में मौजूद था। इसके बजाय ये तो एक बहुत बड़ी उलझी हुई ऐतिहासिक जिगसॉ पजल की तरह है, जिसे करीब 200 सालों के युद्धों, कूटनीति और संघर्षों के बाद धीरे धीरे एक साथ जोड़ा गया। आज हम इसी पहेली के हर एक टुकड़े को खंगालेंगे और देखेंगे कि ये पूरा नक्शा आखिर बना कैसे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस विशाल भौगोलिक कैनवास की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ पहाड़ और नदियां नहीं है, ये वो जमीन है जिस पर सदियों तक सत्ता का एक भयंकर खेल खेला गया। एक समय के बेहद समृद्ध गोंडवाना साम्राज्य से लेकर 79 अलग अलग रियासतों के एक होने तक इस जमीन ने बहुत कुछ देखा है। हम इसी क्रमिक विकास का एक बेहद दिलचस्प सफर तय करने वाले हैं। आज हम इस पहेली को कुछ इस तरह जोड़ेंगे। पहले गोंडवाना से लेकर ब्रिटिश राज तक, फिर सेंट्रल प्रोविंस का जन्म, उसके बाद 79 रियासतों की पहेली, फिर भाग ए, बी, सी और भोपाल का किस्सा, और अंत में आधुनिक मध्य प्रदेश की नींव। तो हमारा पहला पड़ाव है गोंडवाना से ब्रिटिश राज, यानी इस पहेली के टुकड़ों का बनना। आगे बढ़ने से पहले बस इन 3 अहम सालों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 1740 का मराठा विस्तार, 1818 में अंग्रेजों की एंट्री और 1853 की वो कुख्यात हड़प नीति। बस यही वो 3 बड़े झटके थे जिन्होंने मध्य भारत के इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से विखंडित कर दिया और पहेली के नए टुकड़े गढ़े। अब देखिए, सबसे पहला बड़ा बदलाव कैसे हुआ। प्राचीन काल से ही ये पूरा इलाका गोंड वंश यानी गोंडवाना का एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली शासन केंद्र रहा था। लेकिन 1740 में सत्ता का ये संतुलन पूरी तरह से पलट गया। मराठा पेशवा राघोजी प्रथम ने इस गोंडवाना क्षेत्र पर आक्रमण किया। गोंड शासकों की हार के साथ ही मध्य भारत में पहली बार मराठों का सीधा और मजबूत अधिकार स्थापित हो गया। लेकिन इतिहास में कोई भी वर्चस्व हमेशा के लिए नहीं टिकता, है ना। 1818 में आ गया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। जब इस युद्ध में अप्पाजी भोंसले की हार हुई तो संधि के तहत महाकौशल का इलाका सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और सिर्फ यही नहीं, मराठों के सामंत रहे सिंधिया शासकों के अधीन आने वाले सागर और नर्मदा क्षेत्र भी अंग्रेजों ने हथिया लिए। असल में ये मध्य भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी और पहली सीधी एंट्री थी। और फिर आया 1853 का साल। नागपुर और विदर्भ के शासक राघोजी तृतीय का निधन हो गया और उनका कोई अपना वारिस नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने तुरंत अपनी बेहद आक्रामक हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। बिना किसी उत्तराधिकारी वाले इस पूरे विशाल क्षेत्र को रातों रात सीधे अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, सेंट्रल प्रोविंस का जन्म, यानी इन विभाजित भूमियों को फिर से व्यवस्थित करना। अब अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इतने बिखरे हुए इलाकों पर राज कैसे करें। तो उन्होंने 2 अलग अलग रास्ते अपनाए। पहला था प्रत्यक्ष नियंत्रण, यानी डायरेक्ट कंट्रोल। इसमें महाकौशल, सागर, नर्मदा और नागपुर जैसे इलाके थे जहां सीधे ब्रिटिश अफसर राज करते थे। दूसरा था अप्रत्यक्ष नियंत्रण या इनडायरेक्ट कंट्रोल, जैसे ग्वालियर, इंदौर और बुंदेलखंड। यहां राजा तो अपने ही थे, लेकिन वो एक ब्रिटिश रेजिडेंट के सख्त इशारों पर काम करते थे। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ने आगे चलकर इन इलाकों की राजनीतिक पहचान को बिल्कुल अलग अलग सांचों में ढाल दिया। जमीनी हकीकत तो और भी दिलचस्प थी। एक तरफ तो सीधे ब्रिटिश शासन वाले वो तंग लोहे के ढाके थे जहां नियम कानून बेहद सख्त थे, और दूसरी तरफ वो रियासतें थीं जो सिर्फ कुछ ढीले तारों से ब्रिटिश सत्ता से बंधी थी। जरा सोचिए, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कानून और शासन का रोजमर्रा का अनुभव कितना अलग रहा होगा। खैर, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को अंदर तक डरा दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि प्रशासन में सख्ती लानी ही पड़ेगी। इसलिए 2 नवंबर 1861 को उन्होंने महाकौशल, नर्मदा, नागपुर और छत्तीसगढ़ को मिलाकर एक नया प्रशासनिक ब्लॉक बनाया, जिसे नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत। और इसकी पूरी कमान सीधे नागपुर के मुख्यालय से एक बेहद सख्त ढांचे के तहत संभाली जाने लगी। इस औपनिवेशिक पहेली का जो आखिरी बड़ा टुकड़ा था वो था बरार। 1903 में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम से बरार को सालाना 25 लाख रुपए की लीज पर ले लिया। धीरे धीरे उन्होंने इस पर पूर्ण अधिकार जमा लिया और 1936 आते आते इस पूरे इलाके का नाम ही सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कर दिया गया। और यही वो विशाल ब्लॉक था जो आगे चलकर हमारे आज के मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला था। चलिए
अब एक बहुत ही रोमांचक दौर की तरफ बढ़ते हैं। 79 रियासतों की पहेली, स्वतंत्रता के बाद एकीकरण की सबसे बड़ी चुनौती। अब हम आ गए हैं 1947 में। आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन मध्य भारत के इस इलाके में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 79 स्वतंत्र रियासतें बिखरी पड़ी थीं। अगर इन सबको ऐसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया जाता तो सोचिए कितनी भयंकर प्रशासनिक अव्यवस्था फैल जाती। इस अफरा तफरी से बचने के लिए एक व्यवस्थित प्लान बनाया गया। इन 79 रियासतों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट दिया गया: भाग ए, भाग बी और भाग सी। तो आइए गहराई से समझते हैं भाग ए, बी, सी और भोपाल, यानी इन अलग अलग क्षेत्रीय ब्लॉकों को आखिर जोड़ा कैसे गया। शुरुआत करते हैं भाग ए से। इसमें मुख्य रूप से वो इलाके शामिल किए गए जो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में थे, वही जिन्हें हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बराड़ कह रहे थे। इनके साथ 15 और रियासतों को जोड़ा गया। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, मकड़ाई, जो आज का हरदा है, वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल इस भाग ए की इकलौती पूर्ण रियासत थी। इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया और पंडित रविशंकर शुक्ल इसके पहले मुख्यमंत्री बने। अब ये भाग बी की कहानी सच में बहुत अनोखी है। इसे मध्य भारत कहा गया और ये 25 बड़ी रियासतों को मिलाकर बना था। दिक्कत ये थी कि ग्वालियर और इंदौर दोनों ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली रियासतें थी। तो बीच का रास्ता क्या निकला? मौसम के हिसाब से 2 राजधानियां। जी हाँ, गर्मियों के 5.5 महीने के लिए सरकार इंदौर से चलती थी और सर्दियों के 6.5 महीने के लिए ग्वालियर से। था ना कमाल का जुगाड़। इसके बाद आता है भाग सी, जिसे नाम दिया गया विंध्य प्रदेश। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की कुल 38 छोटी बड़ी रियासतों को एक साथ पिरोया गया। प्रशासन चलाने के लिए रीवा को इस पूरे क्षेत्र की राजधानी चुना गया और शंभुनाथ शुक्ल जी इस नए भाग सी के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस पूरी पहेली का एक आखिरी और शायद सबसे पेचीदा टुकड़ा अभी भी सेट होना बाकी था, और वो था भोपाल। भोपाल का भारत संघ में विलय कोई सीधा साधा काम नहीं था। इसके पीछे कूटनीति, एक भारी राजनीतिक गतिरोध और एक बहुत ही दुखद संघर्ष की कहानी छुपी हुई है। दरअसल भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां अपनी रियासत को एक स्वतंत्र देश की तरह रखना चाहते थे, लेकिन जनता कुछ और ही चाहती थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया, जिसे हम प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। ये टकराव इतना बढ़ गया कि 14 जनवरी 1949 को रायसन के बोरास गांव में तिरंगा फहरा रहे लोगों पर गोलियां चला दी गईं। इस दुखद बोरास हत्याकांड के बाद सरदार पटेल ने सख्त रुख अपनाया और भारी दबाव के बीच 1 जून 1949 को भोपाल के नवाब को अंततः विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े और इसके साथ ही भोपाल भी भाग सी का हिस्सा बन गया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आधुनिक मध्य प्रदेश की नींव, ऐतिहासिक पहेली को पूरा करना। तो यहाँ सबसे काम की बात यह है कि 1947 से लेके 1956 के बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ कुछ फाइलों या कागजों का काम नहीं था। ये एक बेहद जटिल गणित था जिसे सुलझाया जा रहा था। भाग ए की 15 रियासतें, भाग बी की 25, भाग सी की 38 और आखिरी में भोपाल की 1 रियासत। जरा सोचिए, हर एक क्षेत्र की अपनी अलग राजधानी थी, अपने मुख्यमंत्री थे और एक बिल्कुल अलग ऐतिहासिक अनुभव था। अब आप सोचेंगे कि ये सब जानना इतना मायने क्यों रखता है। वो इसलिए क्योंकि जब ये 15, 25, 38 और 1 आपस में जुड़े तो इन 79 देशी रियासतों ने मिलकर उस आधुनिक मध्य प्रदेश की ठोस नींव तैयार की, जिसे हम 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद देखते हैं। आज जब हम मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल एक निर्बाध टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में आज का हर एक जिला अपने आप में एक अलग इतिहास, एक अलग रियासत की कहानी समेटे हुए है। गोंडवाना के जंगलों से लेकर मराठा तोपों की गूंज तक और फिर ब्रिटिश अफसरों के फरमान से लेकर भोपाल के विलय तक, ये पूरा सफर वाकई में शानदार रहा है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ये ऐतिहासिक पहेली सिर्फ प्रशासन या नक्शों तक ही सीमित रही, या फिर यही वजह है कि आज भी जब हम मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो हर 100 किलोमीटर पर खान पान, बोलियों और परंपराओं में हमें वो बेजोड़ विविधता नजर आती है जो कभी इन 79 अलग अलग रियासतों की पहचान हुआ करती थी। सोचिएगा जरूर। हमारे इस ऐतिहासिक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।